नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दौड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री व वर्तमान नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के साथ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इरादों से मजबूत है, कई बार भावुक भी हो जाते हैं, जनता के सामने अपने आंसू रोक नहीं पाते, जनता के दिलों में राज करते हैं। जातिवाद की राजनीति से ये कोसों दूर हैं और विकासवाद की राजनीति को ये पसंद करते हैं। यही कारण है, यही इनकी खासियत है जिसकी वजह से ये लगातार 3 बार ऐसी सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं जहाँ पर इनकी जाति के वोटर महज 10 से 12 हज़ार हैं। और ये कोई भी पार्टी से चुनाव लड़े आखिर जीत ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नाम पे वोट देती है। इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा, जीत गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी जीत गए, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीत गए। तो आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर राजकुमार शर्मा से। सर, स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान साथ साथ के मंच पे। थैंक यू रितेश। सर, आपने एक छात्र राजनीति से चिकित्सा राज्य मंत्री तक का सफर तय किया है, तो सर राजनीति में आने की शुरुआत आपकी कैसे और कहाँ से हुई, और ये प्रेरणा आपको राजनीति में आने की कहाँ से मिली सर? देखिए, लीडरशिप का गुण तो हमारे पूज्य पिताजी से सीखा है। बचपन से ही उन्होंने एक लीडर के गुण विकसित किए हम में और उसी तरीके से परवरिश की। तो मेरे पिताजी श्री रामनिवास शास्त्री और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर विनोद शर्मा, वो शुरू से चाहते थे कि हम लीडर बने। लीडर मीन्स कि समाज का प्रतिनिधित्व करें। पहले स्कूल में तो स्कूल के अंदर भी 15 अगस्त 26 जनवरी पर किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों को, उन वीरों को याद करें, तो उस हिसाब से स्पीचेज वगैरह शुरू से ही उन्होंने करना शुरू कर दिया था। देन जब कॉलेज में आए तो फिर छात्र राजनीति के अंदर छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों के ऊपर, और उनकी जो जायज़ मांगे थी उनको प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से मंगवाकर उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। और संघर्ष करते करते और फिर छात्र छात्राओं ने कॉलेज में अध्यक्ष बना दिया, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना दिया, और फिर समाज सेवा में आ गए। गांव से जुड़े हुए ही आपको पता है कि नवलगढ़ के अंदर परशुरामपुरा मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है हमारा, जहाँ हम जन्मे हैं। चारा का बास परशुरामपुरा के तन में बसा हुआ है। और फिर जनता के बीच के अंदर हमारे काम को लेके, सेवा को लेके गए तो लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने की, चुनाव लड़ने की? तो प्रेरणा तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर मेरे कोई हैं तो मेरे पूज्य पिताजी। सर, आज भारत में वर्तमान समय में हर राजनीतिक पार्टी जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट वितरण करती है जी सर। अतः आप जातिवाद की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखो, मैं कह सकता हूं कि राजनेता को और अधिकारी को ये इनको जनसेवक और लोक सेवक मैं कहना चाहूँगा। अगर ये लोग जाति आधारित राजनीति करते हैं या जाति आधारित कोई काम करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान बनाया, उसके अंदर सब चीज़ों को, जातिवाद, छुआछूत, इनको सबको दरकिनार रखते हुए, मानवतावादी सोच को रखते हुए समाज को उन्होंने प्रेरणा दी कि आप किस तरह से संविधान को मानते हुए आगे बढ़ें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि टिकट का वितरण भी जाति के आधार पर किया जाता है, लेकिन मेरी नवलगढ़ की जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा, और उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष जब हमें बनाया गया तो भी हम निर्दलीय जीते। उस समय भी पार्टी से टिकट नहीं मिली। हम जातिगत समीकरणों के आधार पर? हाँ, वो बिल्कुल। आजकल तो देखो और ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ गया है कि जाति के आधार पर ही हर चीज़ों का बंटवारा होने लग गया, अधिकारी भी जाति के आधार पर लगने लग गए। लेकिन हम कह रहे हैं कि योग्यता का कदर करना चाहिए, उसको उसका इनाम मिलना चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे काम को, मेरे सेवा को, मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने जाति से, पार्टी से, सबसे उठकर और मुझे हर परिस्थिति के अंदर राजनीतिक रूप से जीवित रखा और मेरा हौसला बढ़ाया। सर, आपने बसपा से चुनाव जीता, वहाँ से विधायक बने आप, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सर, क्या कारण रहे इसके पीछे? कि आपकी विचारधारा में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए, हमारी विचारधारा सिर्फ मानववादी है और विकासवादी है। इसके अलावा तीसरी हमारी कोई विचारधारा नहीं है। जब बसपा से जीते राजस्थान के अंदर, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, माननीय अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, तो हमने लोगों से वादे किए थे कि हम ये काम, क्योंकि नवलगढ़ आज़ादी के बाद से ही विकास कार्यों के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ था। न कॉलेज थी, न सरकारी स्कूल थी शहर में, न हॉस्पिटल था बड़ा,
गांव के अभी हालात यही थे, न सब्जेक्ट थे, साइंस वाणिज्य कोई नहीं था, न पीने के पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, न सीवरेज था, न साइंस पार्क था, न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास थे, न ITI कॉलेज थे, कुछ नहीं थे कहने का मतलब। तो हमने सोचा कि इतने बड़े वादे हमने कर दिए जनता से, मौका मिल रहा है सरकार में शामिल होने का, तो उस मौके को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो हमने सोचा कि हमें बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, राजस्थान लेवल पे काम करने का मौका मिला। और आज मुझे कहते हैं खुशी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो एक संजीवनी बनकर राजस्थान की जनता के लिए उभरी, गरीब आदमी के लिए उभरी, आज वो हमारे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और राजस्थान के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी योजना लाकर जनता को हमने समर्पित की। और विकास कार्य जो मैंने आपको बताया कि जिससे वंचित था हमारा नवलगढ़, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि ये सारी बातें जो मैंने आपको गिनाई है उससे 10% ज़्यादा ही मेरे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर काम हो गए हैं। और उसी का इनाम लगातार तीसरी बार चुनाव जिताकर मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने मुझे दिया। तो आपने विकास के लिए बसपा को छोड़ा, कांग्रेस में आए? मैंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम विपक्ष में रह के काम नहीं करते, सरकार को उस समय स्थिरता देने की आवश्यकता थी। माननीय अशोक गहलोत जी ने हमें एक स्थायी सरकार के लिए हमसे समर्थन मांगा और उस समय हम जो 6 बसपा के साथी थे, हमने सब लोगों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि हमें काम जनता का हम कैसे कर पाएंगे। तो वो निर्णय उस समय की परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छा मानता हूँ और उसी की देन है कि जब नवलगढ़ में विकास के कार्य हुए तो लोगों ने मुझ में विश्वास जताया। सर, वर्तमान सरकार पर जो विपक्षी विधायक हैं भाजपा के हैं, वो आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जनहित के कार्यों में हमारा सहयोग नहीं करते, और आपके अपने लोग भी हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती। तो ये क्या सच्चाई है? इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का बजट आया है, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वहाँ पे भाजपा पार्टी के विधायक हों या निर्दलीय विधायक हों या और किसी पार्टी के विधायक हों या सत्ताधारी पार्टी के विधायक हों, हमारी कांग्रेस पार्टी के, उनको दिल खोलकर जो मांगा उन्होंने दिया है। मतलब एवरेज 50-50 करोड़ की तो सड़कें तक दी है और पीने के पानी की बड़ी बड़ी योजना, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। और कोविड के समय आपने देखा होगा कि कितना अच्छा मैनेजमेंट हमारी सरकार की तरफ से किया गया और विधायक कोष की राशि भी बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर देना इस बात को साबित करता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और भाजपा वाले जो आरोप लगाते हैं या कोई भी आरोप लगाता है तो उनको कम से कम विकास के कार्यों के नाम पर तो आरोप नहीं लगाने चाहिए। विकास के कामों में कोई कमी नहीं है। व्यक्तिगत काम अगर किसी के नहीं हो रहे तो उसमें आरोप लगाने का सबको हक है, वो लगाते भी होंगे। सही है सर। अभी जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो भाजपा सरकार कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि कांग्रेस इन जो 3 कृषि कानून हैं इन पर किसानों को गुमराह कर रही है, भ्रमित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस किसानों का हित नहीं चाहती। अगर चाहती तो आज देश में किसानों की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर होती। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में किसानों का हित नहीं चाहती कांग्रेस? हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं, सुनते हैं। अन्नदाता कहा जाता है किसान को। उस अन्नदाता को कोई गुमराह करे, कोई पार्टी गुमराह करे, मैं इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो 3 आनन फानन के अंदर काले कानून किसानों के ऊपर थोपने का जो असफल प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कितने महीनों से चल रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति के इस लोकतंत्र के इतिहास में है कि किसान सड़कों के ऊपर, चाहे वो बारिश में, चाहे वो सर्दी में, चाहे गर्मी में, चाहे कोविड में, सड़कों पर रहकर संघर्ष कर रहा है, दम तोड़ रहा है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता जब किसान चाहते नहीं हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैं किसी गाँव के अंदर सड़क बनाना चाहता हूँ पूरे गाँव वालों की सुविधा के लिए, लेकिन वो गांव वाले अगर आके हमें कहें कि हम इस सड़क को नहीं चाहते हैं। सर, पर पूरे देश में किसान सिर्फ वो धरना कर रहे हैं, उनके अलावा भी देश में किसान देखो, कभी भी पूरा देश आंदोलन नहीं करता है। जब पेट्रोल के 1 रुपया 10 पैसे बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी वाले 10 लोग जाके और सड़क पे बैठ जाते थे और एक आंदोलन पूरे देश में से मचा देते थे कि महंगाई कभी जीवन में इतनी बढ़ी नहीं। आज पूरी शतक लगा चुका है डीजल पेट्रोल।
तो ऐसा नहीं है कि किसान सारे के सारे ही करोड़ों की संख्या के अंदर जाके वहाँ बैठ जाएंगे। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद पंजाब में, हरियाणा में जहाँ भी जा रहे हैं उनकी कुटाई हो रही है, किसान पीट रहे हैं उनको। सर किसान अब देश की आज़ादी के बाद अधिकतर राज कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो सर किसानों की स्थिति अगर कांग्रेस पार्टी ही चाहती किसानों का, तो उनको मतलब खूब ऊपर उठा चुकी होती। किसान जो ऋण माफ़ी के आप दावे करते हैं या ऐलान करते हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती सर, अगर किसानों की स्थिति खुशहाल होती तो। रितेश, आप बहुत अच्छे युवा पत्रकार हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद आम आदमी की क्या स्थिति थी, आज युवाओं को क्या लगता है कि ये जो भी दिख रहा है आज पूरे देश के अंदर, ये सब मोदी जी ने किया है। अरे भाई, जब लाइट बिजली नहीं होती थी, जब फसल लगाने के लिए कोई संसाधन नहीं होते थे, आज ये बताओ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक बिजली पहुंचाना, आज छाछ भी हाथ से नहीं बिलोई जाती है, वो मशीन से बिलोई जाती है। यार इतने इतने उपकरण ला दिए गए, इतने इतने सारे व्यवस्थाएं कर दी, किसानों का जीवन स्तर इतना ऊपर उठा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज किसान देखो, जाके बहुत से गांवों के अंदर जाके देखो कितना खुशहाल वो जीवन जी रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में जिस भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, जिस भी पार्टी का शासन रहा हो, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार इस देश को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये नहीं कह सकते कि दम्भ भरते हैं वर्तमान में कि 7 साल में जो हमने किया है 7 साल में किया है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये सच है। कांग्रेस ने 70 साल में जीडीपी की दर को नहीं गिरने दिया, किसानों को, आम आदमियों को सड़कों पर मरते हुए, तड़पते हुए कभी नहीं देखने दिया। कांग्रेस ने 70 साल के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को उनके पास गिरवी रखने का काम नहीं किया। और जो लोग दम भरा करते थे कि हम आएंगे तो ऐसा कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, आज क्या देख लीजिए, राम मंदिर के नाम से जो लोग सत्ता में आए हैं, आज भगवान राम के नाम पर आज 15.5-20 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इनके सामने है, क्योंकि उस ट्रस्ट का कोई लेखा जोखा तो है नहीं। आज जमीन आपने 1 मिनट में 2 करोड़ में खरीदी है, सेकंड टाइम तुरंत आप उसको सरेंडर कर रहे हो, आप 19 करोड़ के अंदर। मैं कह रहा हूँ इनकी कथनी करनी में अंतर है। कांग्रेस ने इस देश को बहुत मजबूती दी है, बहुत अच्छे अच्छे राजनेता दिए हैं जिन्होंने इस देश को हमेशा आगे बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी लौह पुरुष महिला जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज 2 देश बना दिए, इतनी हिम्मत इनमें नहीं है। सर इंदिरा गांधी जी के आपने बताया उनके बारे में कि मैं मानता हूँ उनकी बात, पर इमरजेंसी काला दौर था। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि वो मानते हैं कि वो एक काला दौर था। तो सर वो कांग्रेस पार्टी थी उस समय। देखिए, मैं उस समय शायद आप तो जन्मे नहीं, जब हम ही नहीं जन्मे तो आप कहाँ से जन्मते उस समय। हम सोच रहे हैं कि चाहे वो कोई सर कश्मीर का इश्यू हो, चाहे इमरजेंसी का इश्यू हो, उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, आज क्यों लॉकडाउन लगाना पड़ा। मैं हालांकि अलग जोड़ रहा हूँ, ये पैंडेमिक से जोड़ रहा हूँ, लेकिन उस समय की हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हो कि देश टूटने के कगार पे हो या देश अपने हाथ से निकलता जा रहा हो, तो तत्कालीन प्रशासन ने या तत्कालिक शासन ने सोचा हो कि अभी देश हित के अंदर ये चीज़ें, अगर वो काला कानून लाए थे या काला समय था वो इमरजेंसी का, तो फिर वापस इंदिरा जी वापस सत्ता में क्यों लौटे, फिर क्यों वर्षों तक उन्होंने राज किया। सही है सर। ये तो अभी आप एक प्रधानमंत्री मोदी जी को आप सदन में अधिकतर कोसते रहते हैं, अधिकतर उनके खिलाफ बोलते हैं सर, पर सर क्या आपको लगता है कि आज देश में उनके सामने कोई दूसरे कद्दावर या मजबूत नेता का विकल्प है देश के पास? देखो, विकल्प तो बहुत है, कोई भी विकल्प के बिना कोई ये गलतफहमी पाल ले कि हम विकल्प नहीं है हमारे सामने, और हमने चलो आपकी बात मान ली कि विकल्प नहीं है, मान लीजिए, तो फिर क्या आप हिटलर बन जाओगे? क्या तानाशाही शासन करोगे? हालांकि राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और भी जो अन्य पार्टी के, चाहे बहन मायावती जी ले लो, अखिलेश यादव जी ले लो, चाहे पटनायक जी ले लो, चाहे यादव जो हैं हमारे बिहार वाले वो ले लीजिए, ये सब लोग, ममता बनर्जी को ले लीजिए, शरद पवार को ले लीजिए, समय समय पर शिवसेना को ले लीजिए, समय समय पर इनकी कमियों को उजागर करते हैं। और मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा रही है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये मजबूत विपक्ष खुद नहीं चाहते हैं। और मोदी जी का मैं आज आपको कह रहा हूँ कि सदन के अंदर जो बात बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ कि क्या हक है उनको ये बात कहने का
कि देश संभलेगा तो संभलेगा, वरना मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। ये तो वैसी बात होगी जैसे एक ड्राइवर बस को नदी में उतार देता है और 50 सवारी जो अंदर बैठी है वो ये कहें कि बस डूब जाएगी, तो वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई देखो मैं कोशिश करूंगा कि पार लगा दूं, लेकिन अगर डूबेगी तो उसमें मैं क्या करूंगा, मेरा क्या है, मैं तो पैराशूट लेके कूद जाऊंगा, उतर के भाग जाऊंगा। तो वो 50 परिवारों को खत्म करना चाहते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जी, आप निराशावादी बात करेंगे तो देश का जो 150 करोड़ के जो हिंदुस्तान वासी हैं उनका दिल टूट जाएगा, वो निराशा के भाव में चलाए गए। अभी युवा कितना रोजगार छिन गया है इस कोविड के अंदर। आप वैक्सीनेशन के नाम पर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स की गई, हमारे करोड़ों युवाओं की वैक्सीन को आपने अपना नोबेल पुरस्कार जीतने के चक्कर के अंदर पूरे विदेशों के अंदर आपने भेज दिया। आज खुद हमारे जनता, हमारे युवा तरस रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अरे भाई, ये कोई 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख आबादी वाला राष्ट्र नहीं है, ये 150 करोड़ आबादी वाला राष्ट्र है। यहाँ तो जिस प्रकार से पोलियो का अभियान चलाया गया था कि डोर टू डोर जाकर उनको वैक्सीनेट किया गया, वैसे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। मैं इस पर ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बैठ के जो फैसले लेते हैं, वो फैसले से, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे आपका ये किसानों वाला हो, और कोविड के समय भी आपने देखा होगा, ये तो गनीमती ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि पहली लहर के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस देश के लोगों को। वरना इन्होंने तो नमस्ते ट्रम्प पर पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करके लोगों को मौत की तरफ धकेल दिया था। ये तो लोगों की सजगता है, हमारे हिंदुस्तानवासी बहुत सजग हैं और राज्य स्तर के ऊपर अपनी अपनी सरकारों ने, लोगों ने मैनेजमेंट किया, इसलिए आज हम लोग कोविड को मात देने में कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। सर, कोविड की आपने बात की, तो कोविड आम इंसान अगर 5 लोगों के साथ बैठता है तो उस पर 144 धारा के तहत कार्रवाई होती है, पर आप नेता लोग, आप पे तो कार्रवाई हो नहीं सकती। बिहार में रैलियां करवा दी, अगर आप राज्य की बात करें तो गहलोत साहब ने चुनाव करवा दिए यहाँ पे, तो सर ये नेताओं पे कानून लागू नहीं होते? भाई देखो, चुनाव हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो लिख के भेजा था केंद्र सरकार को और सूचना अपने चुनाव आयोग को कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जाए। इसमें खूब बहस हो चुकी है। वैसे चुनाव जो कराए गए वो गलत थे, उसकी वजह से आपको पता है कि लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जान गई, जो बहुत ही हमारे लिए भयावह तस्वीर सामने आई है। सर, आप पिछली सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री रहे हैं, वर्तमान में आप विधायक हैं, लगातार तीसरी बार विधायक हैं, तो सर आपने अपने स्तर पर एक कौन से स्तर पर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए अपने क्षेत्र में? देखो, हमारे क्षेत्र के अंदर मुझे कहते हुए खुशी है कि 150 बेडेड अस्पताल हमारा नवलगढ़ का उप जिला अस्पताल है, और उसके अलावा 7 CSC मेरे नवलगढ़ क्षेत्र में हैं, और लगभग 24 PSC और लगभग 100 के लगभग सब सेंटर, यानी चिकित्सा, और 7 108 एम्बुलेंस हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हमारा नवलगढ़ की गांव गांव, ढाणी ढाणी तक हमने अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक चिकित्सा व्यवस्था कर रखी है। ऐसे शिक्षा हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे यहाँ PG कॉलेज बना दी गई है, विज्ञान विषय, वाणिज्य, कला, सारे तीनों विषय वहाँ पे जगह जगह पे खोल दिए गए हैं। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये मेरे लिए मैं नहीं कहना चाहता, ये तो जब आप रितेश पर जाएंगे आप नवलगढ़ में, तो ये आम जनता इस बात को आपको बता पाएगी। सही सर, कोई भविष्य के लिए अपने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपके पास विकास के लिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी योजना तो ये है कि हमारा नवलगढ़ का उप जिला अस्पताल, जल्दी हम उसको जिला अस्पताल बनाएं, लगभग 250 बेडेड, और उसमें पॉलीट्रोमा का सेंटर बनाएं। हम ब्लड बैंक, बड़ा विशाल ब्लड बैंक वहाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस भी है, और आपको सबको पता है कि रक्तदान से हम और हमारी टीम कितने जुड़ी हुई है, चाहे मेरा अनुज राजपाल हो, हम लोग सारे रक्तदान से जुड़े हुए हैं। हमारे हज़ारों कार्यकर्ता समय समय पर रक्तदान देकर लोगों की जान बचाते हैं। तो आज भी जयपुर के अंदर एक ब्लड बैंक का ओपनिंग है, वहाँ पे एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे युवा साथियों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा नवलगढ़ के अंदर अभी सड़कों के काम, हमने 13 सड़कें भी परसों ही स्वीकृत करवाई हैं। हम चाहते हैं कि गांव ढाणी को सड़कों तक जोड़ें, पीने के पानी की योजना हर गांव ढाणी तक हम लोग लेके जाएं और उसमें सुधार करें। हमारा लोहारगढ़ एक पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन सर्किट के रूप में हमने अभी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमारे लोहारगढ़, नवडुंडलोद और नवलगढ़ को। तो एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग लोहारगढ़, हमारे धाम है जो
उसको हम विकसित करें, ऐसा हमारा सपना है। सर आपने खेल मैदान की भी बात की पहले, तो उसके ऊपर कोई खेल मैदान का हमने शुभारंभ मतलब शिलान्यास कर दिया है और विशाल खेल मैदान परशुरामपुरा जो मेरा जन्मस्थली है वहाँ पे बनने जा रहा है। तो क्या लागत रही होगी उसकी? और अभी 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। 2.5 करोड़ रुपए सरकार से और आएंगे, जिसमें MLA कोटा भी शामिल है, और 5 करोड़ रुपए के लगभग हम CSR फंड से जो हमारे यहाँ श्री सीमेंट है उनको जिम्मेदारी देंगे कि वो और सुविधाएं बच्चों के लिए वो करें, और उसमें डिफेंस एकेडमी की भी हम लोग स्थापना करेंगे। सर आप पूर्व गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री रहे हैं, वर्तमान में आपको पद नहीं दिया गया, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? और अगर भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या आपको पुनः मंत्री पद दिया जाएगा? उम्मीद है आपको? देखिए, हमने आपको अभी भी कहा है कि हम माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर विकास के कार्यों के अंदर निरंतर लगे हुए हैं। मंत्री बनना नहीं बनना ये सब पार्टी आलाकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का क्षेत्राधिकार है। कई परिस्थितियां बनती हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि काम नहीं रुकने चाहिए, काम नहीं रुकने चाहिए। जनता के कार्यकर्ताओं के काम होते रहने चाहिए, उसमें कोई कमी आ नहीं रही है। फिर भी उम्मीद तो जनता भी करती है, चाहने वाले भी करते हैं और हम भी करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इसके पीछे अपराध भी बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी भी जिम्मेदार है इसके पीछे। तो सर युवाओं के हित के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं? देखो, पार्टी की तो योजनाएं हैं। मैं व्यक्तिगत युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, द उड़ान हमारा जो रितेश भाई का, उनकी टीम का जो चैनल है, कि युवाओं को अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान का जो दौर है उसमें हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस दौर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से आफ्टर नोटबंदी बहुत से युवा बेरोजगार हो गए हैं, बहुत कंपनियां बंद हो गई हैं, बिजनेस सारे तहस नहस हो गए हैं। प्राइवेट जो सेक्टर में जो लोग नौकरियां करते थे हमारे युवा साथी, उनकी नौकरियां छीन गई हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि ये दौर है, ये दौर बिल्कुल निकल जाएगा, अच्छा दौर वापस आएगा, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। राजस्थान सरकार भी संकल्पित है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी भर्तियों का अनाउंस किया है, तो मैं अनाउंस की हैं भर्तियाँ। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी जो हालात बने हैं वो सबसे बड़ी चुनौती समाज के सामने, सरकार के सामने और प्रशासन के सामने है, कि जो इस बेरोजगारी की वजह से जो अपराध बढ़ेंगे, उन अपराध नहीं बढ़े, युवा अपराध की तरफ नहीं जाएं। तो युवाओं के लिए कुछ हम ऐसा करें, सरकार ऐसा करे, समाज भी उनको एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें भरे, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो इस समय हिम्मत से काम ले। आने वाले समय के अंदर हम कहते हैं आपको कि हर रात के बाद सवेरा होता है, ये अंधेरा छटेगा, सूरज वापस वही रोशनी देगा, सूरज वापस उगेगा और लोगों के घरों में खुशियाँ आएंगी, युवा वापस रोजगार लगेंगे और जीवन वापस अच्छी तरीके से पटरी पर चलने लग जाएगा। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर आप अक्सर कहते हैं कि आप वंशवाद व जातिवाद की राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन सर आपकी तो पार्टी का ही आधार वंशवाद पर टिका है। देखिए, मैं इसमें छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि पार्टियों से क्यों जोड़ रहे हो आप? कोई भी काम करता है, आज कोई भी व्यक्ति वो बिजनेस करता है। जी सर, आप एक बार सांसद साहब से कह रहे थे कि उन्होंने अपनी बहू को वार्ड नंबर 7 से। हमने नहीं कहा कभी, हमने नहीं कहा। हमने तो देखो, हम कैसे कह सकते हैं कि आज हम जनसेवा में लगे हुए हैं, तो हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे पांचों भाई, हम लोग पूरा, हमारे भतीजे, हम लोग पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है। आप कहते हैं सर कि मैं तो सिर्फ एक वोट मांगूंगा जनता। हाँ, यस, मैंने कहा है झुंझुनू जिले में डॉक्टर राजकुमार और उसका परिवार सिर्फ एक वोट मांगेगा। सर आप ये कहते हैं, पर आपकी पार्टी के अंदर तो देखिए, मतलब माताजी के बाद फिर पुत्र, मतलब उनके अलावा कोई पार्टी में दमदार नेता नहीं है फिर? नहीं, पार्टी में खूब दमदार नेता हैं, लेकिन उस परिवार का इस देश के प्रति, इस पार्टी के प्रति योगदान को नहीं भूलना चाहिए। उनके परिवार के 2-2 सदस्यों का खून हिंदुस्तान की सरजमी पर फैला हुआ है इस देश को बचाने के लिए, और उसको मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आज की नौजवान पीढ़ी उस बात को नहीं जानती, क्योंकि कैसे जानेगी? जब हम प्रभारी मंत्री थे एक ज़िले के, तो हमने एक बच्चे से बुला के पूछ लिया कि भगत सिंह के बारे में क्या जानते हो, तो वो कह रहा अजय देवगन है भगत सिंह। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या पता कि क्या इस परिवार ने
इस देश के लिए त्याग बलिदान किया है। जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति जाता है ना, उस व्यक्ति को पता चलता है। जब इंदिरा गांधी जी का सीना छलनी कर दिया गया था, प्रधानमंत्री होते हुए राजीव गांधी जी का पूरा शरीर उड़ा दिया गया था बम के धमाके से। आज सोचिए, उस परिवार को अगर कोई व्यक्ति गालियां देता है या उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसका अनादर करता है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो न्यायोचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उस परिवार का बहुत अच्छा योगदान है। बाकी ये वंशवाद, परिवारवाद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मोदी जी जरूर ये बात कह सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसलिए ये बात वो उनके ऊपर लागू हो सकती है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। सर, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पद के लिए गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच जो हुआ वो हम सब ने देखा। होटल राजनीति हुई, जो अंदरूनी गुट थे वो खुलकर सामने आए। उस समय कांग्रेस ने भाजपा पर सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे। सर, अभी पायलट साहब वापस दिल्ली चले गए हैं, वापस हलचल होने लगी है। अगर वही स्थितियाँ वापस उत्पन्न होती है तो क्या फिर से भाजपा जिम्मेदार होगी? देखिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। अशोक गहलोत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के। सचिन जी युवा नेता हैं, दोनों दूरी हैं पार्टी की, और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपस में परिवार के अंदर वैचारिक मतभेद होते हैं, जो जल्दी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, गहलोत साहब, सचिन जी और हमारे सीनियर नेता सब मिलकर इन चीज़ों को सुलझा लेंगे। सर, राजस्थान में लगभग 30-35 सालों से हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है, परंपरा रही है। क्या भविष्य में यह परंपरा टूट पाएगी या फिर एज इट इज़ कांग्रेस के बाद भाजपा, भाजपा के बाद कांग्रेस, यूँ ही चलता रहेगा? ये भविष्य के गर्भ में है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे, जिस प्रकार से विकास के कार्य हम लोग तेज़ गति से कर रहे हैं, और जनता का जो मन है उसको हम जीतने में कामयाब रहे, उनका विश्वास को बनाए रखने में कामयाब रहे, तो वापस आ जाएंगे। सर, आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं? राजनीति, देखो, मैंने कहा ना कि मेरे सब कुछ आदर्श, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी आचार्य दिग्विजय शर्मा जी, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर विनोद शर्मा जी, इन तीनों का बहुत अलग अलग जीवन में योगदान है। डॉक्टर कमलकांत शर्मा जी, जिन्होंने मुझे समय समय पर अच्छी तरीके से गाइड किया है, हर चीज़ सिखाई है उन्होंने। और राजनीतिक रूप से जीवन में मैंने जिस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, जिनको प्रेरणा स्रोत माना है, वो श्री अशोक गहलोत। सर, क्या आप भविष्य में केंद्रीय राजनीति में जाना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि भविष्य के गर्भ में ये चीज़ें रहते हैं। सर, आपने एक फिल्म में, रियल लाइफ में सीएम का रोल निभाया था। क्या रियल लाइफ में भी आप सीएम पद की इच्छा रखते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उस समय एक फिल्म बन रही थी मारो गोविंद, उसमें एक संदेश था बेटियों के लिए। तो उनके डायरेक्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो आए मेरे पास में। उन्होंने कहा कि एक बच्चों को आपको एड्रेस करना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले के अंदर आपको कुछ बोलना है, उनको मोटिवेट करना है। तो उसमें आपको मुख्यमंत्री जी के रूप में आपको वहाँ पे स्पीच करना है। तो हमने मोटिवेट किया वहाँ पे। अच्छा लगा कि हम लोग समाज के अंदर कोई बात कह सकते हैं, लोग हमारी बात मानते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। बड़े नेक, सरल व साधारण इंसान है ये, और जनता का विकास इनके लिए मेन मुद्दा यही होता है। और हमेशा ये अपने क्षेत्र के विकास के बारे में ही सोचते हैं। और इनके पास कोई भी अगर बात अपने काम के लिए आता है तो ये कांग्रेस भाजपा कभी नहीं देखते, सिर्फ व्यक्ति का काम ये करवाते हैं। और ये हमेशा कहते हैं कि वोट नहीं दिया तब तक अपन पार्टियों में है, वोट देने के बाद सभी मेरे अपने हैं। तो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। Thank you so much.